रोमन रेंस एंड जॉन सीना का जो स्मैकडाउन में प्रोमो हुआ, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में अपने आप में ये अपनी एक अलग जगह बना चुका है। लेकिन इस प्रोमो के होने तक जो अंदर की चीज़ें हैं, जो बैक स्टेज चीज़ें चली, जब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा ना, डेफिनेटली हो सकता है स्मैकडाउन में जो प्रोमो हुआ उससे ज़्यादा जो अंदर की बातें वो आपको एक्साइट करेंगे। और इस प्रोमो की वजह से जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स है ना, वो भी नंबर्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। समर स्लैम का एक पॉसिबल सरप्राइज रिटर्न भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो हर बार की तरह काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ चिपके रहना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब सबसे पहले तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। 15 अगस्त से आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपने लेवल से हम लोग ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भाई यही कर सकते हैं कि ज़्यादा कूड़ा वूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। जो भी हम अपने लेवल पर कर सकते हैं अपने देश के लिए यार, वो करो। और सिर्फ आज के लिए फीलिंग मत लो, हर दिन के लिए हमको ऐसे सोचना चाहिए। और सिर्फ हम ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी हमको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी एक वीडियो सी डाली हुई है जहाँ पर आपको जॉन सीना, गोल्डबर्ग, स्टेफनी मैकमैन, इसके अलावा सेथ रॉलिन्स, शैंकी, जिंदर महाल, वीर, ये सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे और हमको ये विश कर रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो देखकर मतलब ऐसा काफ़ी अच्छा लगता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिनको हम पसंद करते थे ज़्यादा, वो हमको हमारे स्पेशल डे पर ऐसे विश कर रहे हैं। तो ये था भाई सीन। तो आज थोड़ा अच्छा सा फील भी लग रहा है, सही बताऊँ तो। मतलब ऐसे फेस्टिवल वाला माहौल आता है, स्पेशली जब देश वाला ऐसे कोई देश वाला फेस्टिवल आता है, तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती। तो वो वाला कुछ आज माहौल लग रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी सारा माहौल है ना, मतलब वो नेगेटिव वाइब सारी चली जाती है और हर तरफ पॉजिटिविटी दिखती है। और वैसे भी ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल मिला तो उससे थोड़ी अलग ही वाइब और आनी शुरू हो गई है ना। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक बार फिर से कुछ अच्छा काम करो आज। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी कुछ बात कहने से अगर कुछ भी एक दो को भी असर पड़ जाए तो अच्छी बात है कि वो। खैर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से। और अच्छे काम करते रहो और अच्छे काम करते रहो, माँ बाप का नाम भी रोशन करते रहो। और सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। और भाई साहब क्या जंप मारा है स्मैकडाउन के ओवरनाइट नंबर्स ने। एग्जैक्ट तो आपको पता है एकदम से आती नहीं है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, लेकिन ओवरनाइट नंबर्स की बात करें तो 22% ये उछल गई है। लास्ट वीक जो ओवरनाइट नंबर्स थे वो थे 2.047, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये हो चुके हैं 2.499। और ये बहुत ही तगड़ा जंप है। मतलब 2.5 मिलियन के आसपास ही आ गई है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। और कह सकते हैं कि शायद ये जो जॉन सीना रोमन रेंस का सेगमेंट था, शायद इस वजह से फैंस काफ़ी हाइप हो गए होंगे। और इस वजह से शायद जो है फैंस को लगा होगा कि भैया काफ़ी, क्योंकि जो पहले घंटे की व्यूअरशिप है वो और भी ज़्यादा है, वो है 2.575। मतलब पहले घंटे की व्यूअरशिप दूसरे घंटे से और भी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है काफ़ी फ़ायदा हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और ये नंबर्स मेरे ख्याल से 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे पहले इतने देखने को मिले नहीं थे और इस हफ्ते उनको देखने को मिल गए। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब आइडिया लग जाना चाहिए कि उनको अच्छे अच्छे ऐसे सेगमेंट करके ना फ़ायदा होता है। तो भैया अच्छा प्रोडक्ट दिखाओगे तो अच्छी चीज़ें भी होंगी। अब एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इतने नंबर्स बढ़ गए और वो इतने गलत हो। तो इसके अराउंड ही रहेगी कुछ व्यूअरशिप। तो ये बढ़िया बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और ऐसे अच्छे सेगमेंट्स हमको और दिखाते रहो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और हमने देखा नहीं था कि बैरन कॉर्बिन ने जो वो ब्रीफ केस है उसको चुरा लिया था, तो उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वीडियो डाली हुई है जो हमको ये दिखाते हैं कि वो बैरन कॉर्बिन ब्रीफ केस लेकर भाग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इसको कैश इन करूंगा और मैं रिच बन जाऊंगा, मैं एक बड़ा मैच ले लूंगा। मतलब बैरन कॉर्बिन की स्ट्रेटजी यही है कि वो इस ब्रीफ केस को लेके कैश इन करके कोई बड़ा मैच लेना चाहते हैं। अब एक बंदे ने पता इसके पीछे एक थ्योरी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से बैरन कॉर्बिन का यहाँ पर ये चल रहा है ना, लक चल रहा है, उनको ये लग रहा है कि ये बैरन कॉर्बिन ने जो ब्रीफ केस चुराया है ना, वो असली ब्रीफ केस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वो मर्चेंडाइज वाला ब्रीफ केस है जो हम जाके ऐसे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, बल्कि उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और एंड में जाकर बैरन कॉर्बिन का पोपट हो जाएगा और बिगी कहेंगे भाई मेरा ब्रीफ केस तो मेरे पास है। तो ये एक बंदे ने बहुत सही चीज़ लिखी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भैया ब्रीफ केस चुरा के तुम सच में ही कॉन्ट्रैक्ट होल्डर बन जाओगे, वरना तो भैया तुम ये चोर लुटेरे का ही खेल खेलते रहते ना, मैचेस क्यों करवाते। तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी और एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है। और उसके बाद फिर हम कहेंगे अरे बेचारा कॉर्बिन फिर से बेचारा हो गया। तो देखते हैं क्या होता है इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन मज़ा भाई बहुत आ रहा है बैरन कॉर्बिन को देखने में। जो भी है मज़ा
इंटरेस्ट WWE ने क्रिएट करके जरूर रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग क्रिश्चियन केज के बारे में। वैसे तो मुझे इसके बारे में कल ही आपको बता देना चाहिए था, लेकिन कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया था किसी रीजन की वजह से। तो क्रिश्चियन केज गाइस AEW रैम्पेज का जो शो था वो कल हो गया था स्मैकडाउन के ठीक बाद, मैंने वो देखा था। और इम्पैक्ट रेसलिंग की जो चैंपियनशिप थी मैंने आपको बताया था वो डिफेंड होनी थी, कैनी ओमेगा उसको डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट क्रिश्चियन केज, और सरप्राइजिंगली शॉकिंगली क्रिश्चियन केज ने हरा भी दिया कैनी ओमेगा को और वो बन गए इम्पैक्ट रेसलिंग के नए चैंपियन। इम्पैक्ट रेसलिंग प्रमोशन के चैंपियन बने वो AEW के शो के ऊपर, यानी इम्पैक्ट रेसलिंग जो कि दूसरा प्रमोशन है उसका टाइटल चेंज हो रहा है AEW के शो के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और जो अपना फिनिशर है वो उन्होंने चेयर के ऊपर लगाया होता है। मतलब ऐसे कैनी ओमेगा को हराना भी तो मुश्किल है ना, उनकी वो बिल्कुल ना हारने की स्ट्रीक सी चल रही थी, लेकिन क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर तरीका निकाला और उन्होंने चैंपियनशिप जीत भी ली है। और अब वो कह रहे हैं कि वो आगे जाकर एक और चैंपियनशिप जो AEW की चैंपियनशिप है वो भी जीतेंगे। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, क्रिश्चियन केज के पास भी आ गई ये चैंपियनशिप। अब उनका भी देखते हैं ये रेन कैसे चलता है। अब तो इम्पैक्ट के चैंपियन बन गए ना, तो वहाँ के प्रमोशन में भी तो उनको जाना है ना। तो ये बड़ा अजीब सा मोड़ ले लिया है यहाँ पर, बहुत कुछ मिक्स सा चल रहा है यार AEW के अंदर, कुछ मसाला सा आ रहा है यहाँ पर। अब तो इंडिया के अंदर भी आ रही है, तो फिर भाई बल्ले बल्ले आप इसका कंटेंट भी काफ़ी मजे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यार ये इसको कवर करने में दिक्कत रहती है, क्योंकि ये कॉपीराइट वगैरह का सीन अच्छे से बना देते हैं हमारे साथ। बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि WWE का जो सऊदी अरब का इवेंट है वहाँ पर WWE क्वीन ऑफ द रिंग का जो फाइनल्स है उसको करवाएगी। लेकिन गाइस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी होने वाला है, और किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स भी WWE सऊदी अरब का जो इवेंट है वहां पर करवाएगी। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो 21 अक्टूबर डेट है उसको WWE ने फाइनलाइज कर लिया सऊदी अरब का इवेंट के लिए। तो वहीं पर जब ये शो होगा तो आपको दोनों ही जो टूर्नामेंट है इसके फाइनल्स देखने को मिलेंगे। तो बस रेडी हो जाओ उसके लिए, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सितंबर के एंडिंग से या अक्टूबर की स्टार्टिंग से आपको रॉ स्मैकडाउन के ऊपर ना मैचेस देखने को मिल जाएंगे। मतलब वो जो मैचेस नहीं होता एडवांस करने के लिए, और उसके बाद फाइनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब के इस इवेंट के अंदर। तो मतलब वो टाइम काफ़ी सही से रहेगा, हमारा ऐसे ध्यान ना लगा सा रहेगा रॉ स्मैकडाउन में, क्योंकि जब ऐसे टूर्नामेंट होता है तो उसको देखने में मज़ा सा आता है, क्योंकि फिर वो एक रीज़न मिल जाता है ना शोज़ को देखने का। तो एंटरटेनमेंट का स्टफ सितंबर अक्टूबर में भरपूर रहने वाला है आपके लिए। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो परसों की मंडे नाइट रॉ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एडवर्टाइज हैं। गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली फेस टू फेस आने वाले हैं रॉ पर। हाँ भाई, फिजिकलिटी कुछ हमको दिखा देना, तुम अभी तक लड़े भिड़े नहीं हो। गोल्डबर्ग ने सिर्फ स्पीयर लगाया लैशली MVP को। हम चाहते हैं लैशली और गोल्डबर्ग आपस में भिड़ जाएं, तो शायद ये चीज़ आपको रॉ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइस WWE ने ड्रू मैकिंटायर का मैच बुक कर दिया, हैंडीकैप मैच अगेंस्ट वीर एंड शैंकी। तो पता नहीं ये WWE क्यों बार बार करती है, लेकिन ये मैच फिर से बुक है। और गाइस रैंडी ऑर्टन भी आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट ओमस के साथ उनका सिंगल्स मैच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ओमस मैच हारते नहीं है, रैंडी ऑर्टन हारने के ज़्यादा शौकीन नहीं है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सीन क्या बनेगा। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ डेफिनेटली एक ऐसा शो होने वाला है जिसको मिस नहीं कर सकते, और समर स्लैम से पहले है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं समर स्लैम में पॉसिबल सरप्राइज रिटर्न की, जो कि थोड़ा सा अजीब है सोचने के लिए। लेकिन निकी बेला और ब्री बेला का जो अकाउंट है बेला ट्विंस का, उसकी तरफ से ट्वीट आता है जो कि निकी बेला ने किया था, और उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट डाला जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो अपने क्लोजेट में देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीक समर स्लैम के लिए क्या पहने, क्योंकि वो शायद समर स्लैम के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। अब निकी बेला क्या इस बात से ये कह रही हैं कि वो रिटर्न आ रही हैं समर स्लैम के लिए। जिस तरीके से उन्होंने रेफरेंस दिया था मतलब अभी रोमन रेंस ने निकी बेला का रेफरेंस दिया था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निकी बेला ना रोमन रेंस का मुंह तोड़ने के लिए आ रही है, या फिर वो इस मैच में आ रही। मुझे वो एंगल नहीं लगता, देखो बिल्कुल भी कहीं से भी। लेकिन निकी बेला ने ये ज़रूर कहा कि वो रेसलिंग रिंग में दोबारा से वापस आएंगी ज़रूर, क्योंकि जब से उन्होंने देखा है कि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स आई हैं वापस से। तो पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है समर स्लैम के अंदर, क्योंकि विमेंस डिवीजन के अंदर WWE को भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और WWE के हिसाब से निकी बेला ब्री बेला एक ऐसी है अट्रैक्शन जिसका WWE यूज़ कर सकती है। तो फिर देखते हैं सीन क्या बनता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर और बताते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जो कि हैं जॉन सीना एंड रोमन रेंस के इस पूरे प्रोमो सेगमेंट से जुड़े। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात गाइस, जॉन सीना एंड रोमन रेंस ने अपने इस प्रोमो को रिहर्स नहीं किया था। यानी कि जब इतना बड़ा कोई प्रोमो सेगमेंट होता है, आपने देखा होगा ना कि बीच में कमर्शियल डाला गया था, इसीलिए डाला गया था इनके प्रोमो सेगमेंट से पहले, ताकि आराम से दोनों को प्रोमो करने का अच्छे से टाइम दिया जा सके। लेकिन गाइस जॉन सीना एंड रोमन रेंस गोरिल्ला पोजीशन पर एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, यानी दोनों ने एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करी थी कि हम दोनों को आपस में बात करनी क्या है, बस जाकर बंदे
बंदे इतने कॉन्फिडेंट थे खुद से कि दोनों को पता था कि हमको अपनी लाइन बोलनी है और सामने से बंदा जो बोलेगा उसी टाइम पर मुझे अपनी बात का जवाब देना है। और इन बंदों ने कुछ भी बातें आपस में रिहर्स करी नहीं थी, बस अपनी अपनी लाइंस प्रिपेयर करी थी। और जहां तक बात रही कि इस सेगमेंट के पीछे प्रोड्यूसर कौन था, तो प्रोड्यूसर थे इसके जेमी नोबेल। जेमी नोबेल कौन है तो आपको पता है, JNJ सिक्योरिटी में जो एक बंदे थे, जोई मर्क्यूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा वो जो दूसरे पर्सन थे जिनको आपने कभी कभी अभी सिक्योरिटी में भी देखा होगा, तो जेमी नोबेल वो थे। इसके अलावा अगर राइटर की बात करूँ तो उन पर्सन का नाम है माइकल। लेकिन गाइस ये सिर्फ नाम के ही थे इसके पीछे पर्सन, एक्चुअल में जो सारा काम किया धरा था वो जॉन सीना की साइड से था, पूरा जॉन सीना का, और रोमन रेंस की साइड से था रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का। इवन यहाँ पर विंस मैकमैन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जबकि आपको पता है चीज़ें विंस मैकमैन की तरफ से अप्रूव होती हैं। और यहाँ पर तो चीज़ें भी कंट्रोवर्शियल थी। जब आपको पता है चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती हैं तो उस पर विंस मैकमैन का ऐसा ठप्पा आना ज़रूरी होता है। लेकिन जब सारी चीज़ें हुई, विंस मैकमैन ने सारी चीज़ें देखी, तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि विंस मैकमैन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इवन यहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, जैसे आपको पता है डीन एम्ब्रोस का रेफरेंस आना, डीन एम्ब्रोस का नाम आना, सॉरी निकी बेला का नाम आना, CM पंक का रेफरेंस आना, इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होने के बावजूद भी विंस मैकमैन को ये चीज़ काफ़ी पसंद आई और उनको काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरीके से इस प्रोमो सेगमेंट को जॉन सीना और रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ने मिलकर काफ़ी अच्छा बनाया। और भाई हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक सेगमेंट तो इनके बीच ऐसा आएगा ही, रोमन रेंस जॉन सीना का, जहाँ पर हमको काफ़ी तगड़ी प्रोमो वॉर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम भी जब रोमन रेंस एंड जॉन सीना की हमको फ्यूड देखने को मिली थी, नो मर्सी में मैच था, तो इनके बीच में एक वॉर हुई थी। हालांकि वहाँ पर तो जॉन सीना एकदम बिल्कुल ही चौका मार के छक्का मार के जीत गए थे रोमन रेंस से। लेकिन इस बार रोमन रेंस डिफरेंट थे, कैरेक्टर डिफरेंट था, तो इस बार काफी मजा आया देखने में। तो ये कुछ अंदर की बात थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको भी जान के काफी मजा आएगा कुछ अंदर के सीक्रेट्स। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।